इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बांग्लादेश से। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ योजना बनाने में जुट गई है। ढाका ने चीन को भारत का चिकन नेक कही जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास नदी परियोजना में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। यह कॉरिडोर भारत की मुख्य भूमि और पूर्वोत्तर के 7 राज्यों से जोड़ने के संपर्क मार्ग है। यूनुस का एक कदम साफ बताता है कि वो किस तरह से उनके इरादे भारत के खिलाफ खतरनाक हैं। बीते सप्ताह शुक्रवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया ने बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान यूनुस ने जिनपिंग से कहा कि ढाका बांग्लादेश में निवेश करने और बांग्लादेश के आर्थिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए अधिक चीनी कंपनियों के स्वागत का भरोसा दिया। यूनुस ने चीन की सरकारी कंपनियों को तीस्ता नदी के व्यापक प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। तीस्ता एक नदी है जो भारत के सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यूनुस ने शी को बताया कि चीन की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां बांग्लादेश में मोंगला बंदरगाह सुविधाओं के आधुनिकीकरण और विस्तार जैसी परियोजनाओं में भाग ले सकती हैं। यूनुस शी बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार ढाका ने बांग्लादेश के दक्षिणी पूर्वी तट के पास चटगांव चीन आर्थिक और औद्योगिक पार्क के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बीजिंग के साथ काम करने की अपनी इच्छा भी जताई। ढाका ने 2017 में भारत से माल के परिवहन के लिए चटगांव और मोगला में बंदरगाहों का उपयोग करने के लिए नई दिल्ली को अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की थी। शी ने यूनुस से कहा कि चीन बांग्लादेश की राष्ट्रीय संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने और उसकी राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुकूल विकास पथ की खोज करने में उसका समर्थन करता है। ये हम दूसरी खबर भी बांग्लादेश के बारे में बात करें। बांग्लादेश के मन में भारत के खिलाफ इस कदर नफरत है कि उसने चीन का गुलाम बनने का रास्ता चुना है। पाकिस्तान, श्रीलंका और अफ्रीकी देशों की बर्बादी देखने के बाद भी बांग्लादेश ने उस रास्ते पर कदम बढ़ा दिए हैं जिसके अंत में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। CNN न्यूज़ 18 ने शीर्ष खुफिया सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि चीन ने बांग्लादेश को नया श्रीलंका बनाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। चीन का मकसद जाहिर तौर पर भारत के प्रभाव को चुनौती देना है, लेकिन बांग्लादेश अपने नफरती अंधेपन की वजह से खुद ड्रैगन के मुंह में जा बैठा है। रिपोर्ट के मुताबिक 28 मार्च को मोहम्मद यूनुस और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक में बांग्लादेश और चीन के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की गई, लेकिन खुफिया जानकारियों से पता चलता है कि मोहम्मद यूनुस ने चीनी कंपनियों को बांग्लादेश में निर्माण कार्य को बढ़ावा देने पर न्योता दिया है। बांग्लादेश ऐसा करके अपनी औद्योगिक क्षमता का विस्तार करने के साथ साथ देश में रोजगार को बढ़ाना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक के दौरान मोहम्मद यूनुस ने चीनी ऋणों पर कम ब्याज लेने का भी अनुरोध शी जिनपिंग से किया है। बांग्लादेश पहले ही चीन से $7.5 अरब का ऋण ले रखा है और बांग्लादेश ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए चीन से और ऋणों की मांग की है। सूत्रों ने कहा है कि बांग्लादेश को चीन से इन मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, क्योंकि बांग्लादेश की ये मांग चीन की ऋण नीति से मेल खाता है। चीन अपनी इस नीति के तहत कमज़ोर देशों को भारी भरकम ऋण देता है और फिर उन्हें अपने कंट्रोल में रखता है। चीन की पॉलिसी कितनी खतरनाक हो सकती है, इस दुनिया ने श्रीलंका में देख चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश और चीन के बीच 9 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें दोनों देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर एक समझौता किया गया है। इसके अलावा सांस्कृतिक आदान प्रदान, मीडिया सहयोग और स्वास्थ्य क्षेत्र की साझेदारी से भी संबंधित 8 समझौता ज्ञापन साइन किए गए हैं। खुफिया सूत्रों ने कहा कि शी जिनपिंग ने मोहम्मद यूनुस के ब्याज दरों को कम करने के अनुरोध का समर्थन किया है। खुफिया अधिकारी इस बांग्लादेश पर अपनी आर्थिक पकड़ बनाए रखने के लिए चीन के इरादे के संकेत के रूप में देखा है। हालांकि बांग्लादेश ने औपचारिक तौर पर अभी भी चीन की ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन अब GDI को स्वीकार करना चीन के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि बांग्लादेश ऐसा भारत के साथ संबंधों को संतुलित करने के लिए कर रहा है, साथ ही घरेलू विकास को बढ़ावा देने के लिए चीनी निवेश का भी लाभ भी उठा रहा है। लेकिन बांग्लादेश में 2 साल पहले मचा हाहाकार और पाकिस्तान के बार बार दिवालियेपन के नज़दीक पहुंचना यही बताता है कि चीन से ऋण लेना गले का फंदा बन सकता है। आइए अब हम ईरान के बारे में बात करें। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अगर अमेरिका हमला करेगा तो वो हिंद महासागर में भारत के से होगा। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता में शामिल हो, जिसका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना, उसके लंबी दूरी की मिसाइलों को बनाने की क्षमता को रोकना और मिडिल ईस्ट में ईरानी प्रॉक्सी संगठनों को ख़त्म करना है। जाहिर तौर पर ईरान हरगिज़ ऐसा नहीं चाहता है, इसलिए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने ट्रंप के बातचीत के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसके बाद पेंटागन ने भारत के दक्षिणी सिरे से 1140 मील दक्षिण में डिएगो गार्सिया द्वीप पर अपने एडवांस स्टेल्थ बॉम्बर्सर विमान B-2 को तैनात कर दिए हैं, जिसका मतलब है कि अमेरिका वाकई ईरान पर हमला करने के लिए गंभीर तौर पर तैयार है।
अमेरिकी सेना उन अभियानों का अभ्यास कर रही है जो उन्होंने अफगानिस्तान से वापसी के बाद से नहीं किए हैं। अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट या फिर पूर्वी एशिया में ईरान और उसके प्रॉक्सी के ठिकानों पर हमला करने के लिए रणनीतिक बमवर्षक बलों की तैनाती के साथ साथ उन्हें आवश्यक रसद पहुंचाने और खुफिया बुनियादी ढांचे, ईंधन भरने वाले विमान, स्पेयर पार्ट्स ले जाने वाले परिवहन विमान, रखरखाव दल, खुफिया इकाइयाँ और बचाव दल को तैनात कर दिए हैं। यानी अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भी क्षेत्र में तैनात कर दिया है। अमेरिकी वायुसेना की मदद करने के लिए अमेरिकी नौसेना ने कमर कस रखी है। इसके अलावा अमेरिका यमन में हमले से अपनी रणनीति की शुरुआत कर सकता है और जो भी कमियां हैं उन्हें दूर कर सकता है। इसके अलावा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस ट्रूमैन को भी वहां कहां पोजीशन लेना है ये तय कर लिया गया है। यमन में अमेरिकी हमले ये दिखाने के लिए है कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां खोखली नहीं हैं। इसके जवाब में ईरान ने डिएगो गार्सिया पर हमला करने की धमकी दी है, लेकिन हिंद महासागर में स्थित यह द्वीप ईरान के नज़दीकी पॉइंट से लगभग 2480 मील दूर है और सवाल ये है कि क्या अमेरिका के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो 2500 किलोमीटर से ज़्यादा दूर के ठिकानों पर हमला कर सके। लेकिन अमेरिका के लिए ऐसा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अमेरिकी बमवर्षक विमान B-2 ऐसा आसानी से कर सकता है, लेकिन ईरानी बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइलों को इस द्वीप तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल है। अगर पहुँच भी गई तो क्या उसमें अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को काउंटर करने की क्षमता है? इसका जवाब बहुत आसान है, नहीं। हालांकि ईरान ड्रोन कैरियर जरूर ऑपरेट करता है, लेकिन अमेरिका इसे काफ़ी आसानी से ट्रैक कर सकता है। लिहाजा एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान की धमकियां कोई मतलब नहीं रखती हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम मई के अंत में ख़त्म होने वाला है और अगर ईरान उस वक्त तक बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होता है तो अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका ईरान के प्रॉक्सी हुतियों पर यमन में हमले कर सकता है। दूसरी तरफ इसराइल पूरी तरह से तैयार हो रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका पर हमला करने में नाकाम रहने पर ईरान अमेरिका के दोस्त इसराइल पर हमला कर सकता है। ट्रंप पहले ही इसराइल को ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने की इजाज़त दे चुके हैं। हालांकि विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से ने कहा है कि ऐसे सबूत नहीं है कि ईरान ने फिर से परमाणु बम बनाने शुरू कर दिए हैं, इसलिए ईरान में किस ठिकाने पर अमेरिका हमला करेगा फिलहाल ये तय नहीं है। हालांकि इस बीच ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि देश ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर लोड कर लिए हैं, जिससे पता चलता है कि ईरान इस तनाव को कम नहीं करना चाहता है। ऐसी स्थिति में अगर हमला होता है तो ईरान के लिए इन हमलों को बर्दाश्त करना संभव नहीं होगा। ईरान पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है, देश की अर्थव्यवस्था संकट में है और एक्सपर्ट लंबे वक्त से कहते आए हैं कि घरेलू मुद्दों से निपटने के लिए इस्लामिक सरकार ने तनाव भड़का रखा है। लेकिन कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अगर अमेरिका हमला करता है और नए प्रतिबंध लगाता है तो ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि ईरान में इस्लामिक शासन का अंत हो जाए। हम बात करें नेपाल की। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह देश में अशांति फैलाने और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री ओली ने सोमवार को कहा कि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह देश में सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने और समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप राजतंत्र समर्थक प्रदेशों में हिंसा भड़क गई है। प्रतिनिधि सभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री ओली ने आरोप लगाया कि पूर्व राजा शाह ने उन व्यक्तियों के साथ मिलकर काम किया है जिन्होंने बैंक ऋण चुकाने से इनकार किया। उनका कहना था कि शाह ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए सामाजिक अशांति फैलाने की कोशिश की, जिससे तिनकुने क्षेत्र में हिंसक घटनाएं हुई हैं। सुरक्षाकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में एक टीवी कैमरामैन सहित 2 लोगों की मौत हो गई और 110 अन्य घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि नेपाल में हिंदू राजतंत्र की बहाली की जाए। हिंसक विरोधी प्रदर्शनों के सिलसिले में अब तक 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ओली ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसपैठ की। उन्होंने आगे बताया कि प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और तेल निगम के डिपो में आग लगाने जैसे आतंकवादी गतिविधियां की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इन हिंसक गतिविधियों को राजनीतिक गतिविधियां नहीं माना जा सकता और हिंसा में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ओली ने यह भी कहा है कि गृह मंत्रालय जल्द ही इस घटना की विस्तृत जानकारी संसद को देगा। पूरे मामले में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल की घटनाओं का विश्लेषण करना जरूरी है। धर्म, संस्कृति या परंपरा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर लोगों की भावनाएं भड़काकर हिंसा को उकसाने की कोशिश की गई है। ओली ने दावा किया कि पूर्व राजा ने अराजक तत्वों को अपने घर बुलाया और एक तथाकथित कमांडर नियुक्त किया जो देश में शांति फैलाने के प्रयासों में शामिल था। ओली की इस टिप्पणियों पर राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के सांसदों ने संसद में विरोध जताया। यह पार्टी नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने और राजतंत्र की पुनः बहाली का समर्थन करती है। हाल ही में एक राजनीतिक दलों की बैठक में पीएम ओली ने इस पार्टी को शामिल नहीं किया था, जिसके कारण यह विवाद और गहरा हो सकता है। आइए अब बात करें भूकंप की। बैंकॉक में शुक्रवार को आए भूकंप में गिरी 33 मंजिला इमारत में
अवैध रूप से घुसने पर पुलिस ने 4 चीनी नागरिकों को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि चारों युवक इमारत से संदिग्ध दस्तावेजों को चुराने की कोशिश कर रहे थे। चारों के पास से 32 संदिग्ध दस्तावेज भी मिले हैं। पुलिस ने चारों युवकों से पूछताछ शुरू कर दी है। बैंकॉक में भूकंप के झटकों से एक निर्माणाधीन ऊंची इमारत देखते ही देखते धराशायी हो गई थी। 33 मंजिला इमारत थाईलैंड के राज्य लेखा परीक्षण कार्यालय की थी। इस इमारत को बना रही चीनी समर्थित फर्म के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। बैंकॉक के गवर्नर ने इमारत वाले क्षेत्र को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया है। साथ ही यहाँ बिना अनुमति के किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। मेट्रोपोलिटन पुलिस ब्यूरो के डिप्टी कमिश्नर पुलिस मेजर जनरल नोपासीन फुलस्वात ने कहा है कि भूकंप से गिरी इमारत के पिछले हिस्से से अवैध 32 फाइलों को हटाने के आरोप में 4 निगरी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने कहा कि सूचना मिली थी कि कुछ लोग साइट से दस्तावेज हटा रहे हैं। इसके बाद घटनास्थल पर एक संदिग्ध चीनी व्यक्ति मिला। उसने पूछताछ में बताया कि वो निर्माण परियोजना का प्रबंधक है। हालांकि उसके पास वैध वर्क परमिट भी मिला। इसके बाद पकड़े गए उन्हें तीनों चीनी युवकों से कागजात जब्त किए गए। तीनों ने पुलिस को बताया कि वे इटालियन थाई डेवलपमेंट PLC ITD के तहत एक ठेकेदार के लिए काम करते थे। वे बीमा दावे के लिए आवश्यक दस्तावेज लेने के लिए वहां गए थे। पूछताछ पूरी करने के बाद पुलिस ने संदिग्धों को अस्थायी रूप से रिहा कर दिया। इसके बाद चीनी नागरिकों के खिलाफ निर्माण स्थल में प्रवेश करके और इमारत से ब्लूप्रिंट और अन्य दस्तावेज निकालने के आरोप में शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने बताया कि चारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 33 मंजिला इमारत थाईलैंड के राज्य लेखा परीक्षा कार्यालय SAO की थी। 2 अरब से अधिक बाहट 45 मिलियन पाउंड की लागत से 3 साल से यह कार्यालय का निर्माण किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि SAO भवन की इमारत के निर्माण को लेकर इटालियन थाई डेवलपमेंट PLC ITD और चाइना रेलवे नंबर 10 थाईलैंड लिमिटेड में अनुबंध हुआ था। चाइना रेलवे नंबर 10 थाईलैंड चीन के बड़े इंजीनियरिंग ग्रुप की सहायक कंपनी है। इसके पास 49% हिस्सेदारी है। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.